नमस्कार। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम के तेवर देखिए, कभी चिलचिलाती धूप की तपिश तो कभी बारिश झमाझम होती हुई दिखाई देती है। ऐसी स्थिति में कई व्यक्ति तो बहुत आनंदित रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और अपने कार्यों को बड़े आनंदपूर्वक करते हैं। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि इसे समस्या मूलक समझते हैं और ये समझते हैं कि जैसे ही बारिश हुई या मौसम जैसा ही बदला तो उनमें उनके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं देखने को आती हैं। तो ये सारी बातें क्यों होती है, कैसे होती है, कई ऐसे प्रश्न हैं, कार्य कारणों का बहुत सारा संबंध है। ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर लेकर के हमारे बीच आज आई हुई हैं डॉक्टर सरिता बोदेले मैडम, जो ग्रामीण चिकित्सा सहायक के पद पर कार्यरत हैं। मैडम, हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार मैडम, हमें सबसे पहले तो आप ये बताइए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहते हैं, या इम्यूनिटी पावर जिसे हम कहते हैं वो किसे कहते हैं? जैसे कि नाम से ही आपने देखा, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अर्थात रोगों से लड़ने की हमारे शरीर की जो क्षमता है, सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर जब भी हम संक्रमण से ग्रसित हों या संक्रमण के बीच में हों, उससे हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से स्वयं लड़ सकता है या अपने ऊपर किसी प्रकार की परेशानी को आने से रोकता है। या कहें तो अगर हम बीमार होते भी हैं तो उसको स्वतः ही ठीक कर लेता हो, उसे हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम ऑफिस में हों, घर पे हों या बच्चे स्कूल में हैं या आपके आसपास आपने देखा होगा 30, 40, 15 या जितने लोगों का भी समूह है, जैसे ही मौसम परिवर्तित हुआ या खान पान में कुछ गड़बड़ी हुई या कहीं ट्रैवल किया हमने बाहर, तो आपने देखा होगा कुछ लोग तो सामान्य होते हैं पर कुछ लोग बार बार बीमार होते हैं। बिल्कुल। थोड़े संक्रमण में भी वो बीमार हो जाते हैं। तो आप स्वयं सोचिए कि जो ठीक हैं वो ठीक क्यों हैं और जो बीमार हैं वो बीमार क्यों होते हैं। ये सीधा सीधा हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ है। तो मैडम, हमें आप ये बताइए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम क्या करें? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो हम ये जानें कि इसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, ऐसा क्या है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है, उस पर ही हम काम करेंगे तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने खान पान और दिनचर्या को ठीक करना होगा। दिनचर्या में हमारा खान पान जो है सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। खान पान से सीधा समझे तो हम संतुलित आहार, जैसे कि हम सभी जानते हैं संतुलित आहार के बारे में, हमको भूख लगी और हमने अपनी भूख शांत करने के लिए भोजन ले लिया, इसको हम उचित खाना या उचित पोषण नहीं कहेंगे। संतुलित आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी चीज़ें शामिल हों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, सॉल्ट, ये और पर्याप्त मात्रा में पानी, ये सभी चीज़ें, और साथ ही उम्र के अनुसार में सही मात्रा में वो हमको लेनी चाहिए। ये हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कहने का मतलब ये है मैडम कि हमें संतुलित आहार तो लेना है और उसके साथ साथ अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए संतुलित आहार लेना है। तो संतुलित आहार जैसे कि आपने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है ना, पानी है, तो ये हम कैसे जानेंगे कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो गई है या वसा की कमी है? क्योंकि हम तो केवल कमजोरी महसूस कर रहे हैं या हमें रोग से लड़ने की क्षमता नहीं है, हमको ऐसा लग रहा है कि हम बीमार हैं, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कौन सी कमी हमारे शरीर में हुई है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को ज़्यादातर प्रभावित करते हैं विटामिन सी, जिंक और विटामिन डी। ये 3 चीज़ें हैं जो मुख्यतः प्रभावित करती हैं। वैसे तो सब कुछ आवश्यक है, लेकिन मुख्यतः विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक, इनका महत्वपूर्ण रोल है इसमें। आपने देखा होगा वैश्विक महामारी कोविड के दौरान विटामिन सी और जिंक से हम सभी भली भांति परिचित हैं। तो लक्षण आइए हम चर्चा करते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। इससे आप स्वतः ही पहचान सकते हैं कि मुझ में ये विटामिन की कमी शायद हो रही है और इसकी पूरी मुझे करनी होगी, कमी को पूरी करनी होगी। तो सबसे पहले हम विटामिन सी की बात करें। विटामिन सी सभी खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी, और दवाई के रूप में भी हमारे पास अवेलेबल है। तो हम कोशिश करें कि प्राकृतिक रूप से ही हमारे भोजन से, फलों से दैनिक रूप से हम इसको लेने की कोशिश करें। तो सबसे महत्वपूर्ण आप देखेंगे विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग गम्स कहते हैं, या मसूड़ों या दांतों में
खून जो है आने लगता है। कई बार कई लोगों से आपने सुना होगा कि ब्रश करते ही उनके दांतों में खून आने लगता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। कई बार मुंह से दुर्गंध भी आने की समस्या इसमें होती है। तो ये सारी बीमारियों के लक्षण है जो मुख से, है ना, दांतों से या जब गम से जो है उससे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन इनसे हम कैसे बचें? जैसे विटामिन सी, तो कौन कौन से फल हम ज़्यादा लें जिसमें विटामिन सी? ये सभी खट्टे फल हैं, सभी खट्टे फल। अब हम जैसे शहर में हैं, शहर के लोगों के लिए कहूँगी संतरा है, ऑरेंज है, ये सब आप अपने दैनिक फ्रूट्स में शामिल कर सकते हैं। ग्रामीण परिवेश में जो नींबू है बहुत ही सस्ता और सरलता से हमको अवेलेबल हो जाता है। तो अपने दैनिक भोजन में आप सब्जियों में या पानी में, जैसे जो आपको पसंद है, आप नींबू का ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे हमारे विटामिन सी की कमी पूरी हो जाएगी। मैडम, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है ना, या खनिज लवण की कमी है, या पानी की कमी है हमारे शरीर में, या विटामिन की कमी है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये कमी हमारे शरीर में है? जी, पहले बात करते हैं मेन जो हमारे खाने का मुख्य पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम खाना खाते हैं तो रोटी या चावल उसकी मात्रा ज़्यादा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा मात्रा में हमको आवश्यकता होती है। तो यह एनर्जी गिविंग फूड्स हैं जो हमको एनर्जी देते हैं। तो लगता है अगर आपको कि भोजन पर्याप्त मात्रा में खाने के बाद भी अगर दिन भर थकावट महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम आप नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, तो आप सीधा साधा समझ सकते हैं कि आपको कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो खाने में कम हो रही है। कई बार हम व्यस्त रहते हैं, दिनचर्या हमारी काफ़ी व्यस्त होती है, तो हमने जूस पी लिया या दूध पी लिया, और जो मेन मील है हमारा, जो मेन पोषण है सुबह और शाम का जो हम मेन खाना खाते हैं, लंच है, डिनर है, इसको स्कैप कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो इसको स्कैप न करें, इसको न छोड़ें, तो हमारा मेन मील अगर कवर होता है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट आपको पूरा हो सकता है। चावल है, गेहूँ है, रोटी है, अनाज है, इससे आप कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति कर सकते हैं। बिल्कुल। और वसा की बात करें या खनिज लवण की बात करें, तो ये कैसे पता चलेगा? क्या इसका कोई टेस्ट होता है जिससे हमको ये पता चले कि हमारे शरीर में इसकी कमी है? टेस्ट से पहले मैडम मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत व्यवहारिक बातें हैं। जैसे मैंने बताया कुछ देर पहले आपको कि जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक, इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है। तो जैसे मैंने बताया विटामिन सी की अगर कमी होती है शरीर में तो आपको ब्लीडिंग गम्स की परेशानी होगी, साथ ही आपको शरीर में घाव, फोड़े, खुजलियाँ ये बार बार होंगे। दवाई लेंगे आप ठीक हो जाएगा, फिर से ये होगा, रिकरेंट होता है अपीयरेंसेस का। साथ ही अगर कहीं पे कट है तो वो देर से हील होगा, है ना, जितने जल्दी होना चाहिए उतना जल्दी हील ये नहीं होगा। सेम उसी तरह विटामिन डी की अगर आपको कमी होती है तो इसका सीधा सबसे पहले असर होता है आपके नींद पे। आप 7-8 घंटे नींद लेते हैं, उसके बाद भी सुबह उठने के बाद आपको लगेगा कि आप फ्रेश नहीं हैं, आपको फ्रेश नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि मुझे और सोने की आवश्यकता है। या दूसरा, आप सोते हैं तो रात में डिस्टर्बेंस स्लीप होगी आपकी, 2 घंटे सोएंगे फिर नींद खुलेगी, फिर 2 घंटे सोएंगे फिर नींद खुलेगी, या देरी से सोएंगे आप, और सुबह उठने के बाद भी लगेगा कि आप फ्रेश नहीं हैं। तो विटामिन डी की कमी से ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। और एक चीज़ है मेन, जैसे विद्यार्थी हैं अगर पढ़ने वाले, तो पढ़ाई में उनका फोकस नहीं होगा, कंसंट्रेशन उनका काफ़ी पुअर होगा। वृद्ध हैं तो याददाश्त उनकी कमज़ोर होगी, चिड़चिड़ापन, अवसाद जैसा लगेगा, और सबसे मेन समस्या होती है डिप्रेशन में जाने के बहुत चांसेस होते हैं लोगों को विटामिन डी से। और इससे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप दवाइयाँ ही खाएं। टेस्ट जैसे आपने बोला कुछ देर पहले, टेस्ट होते हैं विटामिन डी की कमी से, सीरम कैल्शियम टेस्ट होता है, उसमें हमारा पता चल जाता है लेवल कि विटामिन डी कम है या बराबर है ना। तो इसको सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट में। सुबह आजकल फैशन है लेट से उठना, बच्चे भी जो पढ़ने वाले हैं या जो कामकाजी हैं वो भी लेट से सोते हैं और लेट से उठते हैं। तो 8 बजे से पहले हम उठें, 8 बजे तक का जो सनलाइट है उसका एक्सपोजर 20 से 30 मिनट का सफिशिएंट है आपको विटामिन डी एब्जॉर्प्शन के लिए। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठना, एक चीज़ का ध्यान रखना है हमको, जब भी हम धूप में बैठते तो हैं तो फुल स्लीव्स के कपड़े हम पहन लेते हैं, एक्सपोजर हो सन का हमारे स्किन पे, इसका ध्यान रखना है। और 8 बजे के पहले की धूप, ये बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम और विटामिन डी एब्जॉर्प्शन के लिए आपको। और आजकल आपने देखा होगा कि इंडोर हम स्वयं भी देखें अपने आप को, तो दिन में कितने बार हम एक्सपोज होते हैं। हम उठे सुबह, घर का काम काज किए, कार से चले गए ऑफिस,
उसके बाद दिन भर एसी में हम बैठे, शाम को जब घर आए तब सनलाइट हमको मिल नहीं पाता। तो इस चीज़ को हमको ध्यान देना होगा। अगर बचपन से इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए तो कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी नहीं होगी। और महिलाओं में खासकर, महिलाएं ज़्यादातर इंडोर रहती हैं। पुरुष तो कुछ बाहरी कामकाज से बाहर चले भी जाते हैं, पर महिलाएं जो हैं पूरे टाइम इंडोर रहती हैं। अगर घरेलू हैं तो और ज़्यादा, वो अपना पूरा काम निपटाएंगे 10 बजे, उसके बाद ही वो फुर्सत होती हैं। तो सुबह 8 बजे तक का जो सन एक्सपोजर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और विटामिन डी जो है, हमारे टी सेल्स जो होते हैं, जो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं, उनको बनाने में बहुत अच्छा रोल है विटामिन डी का। तो अगर विटामिन डी की कमी होती है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कम होगी और आप बार बार छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित होंगे। जैसे बारिश हुई, आपको छींकें आनी शुरू होगी, या आपको खांसी सर्दी की समस्या होगी, और ये लगातार चलता रहेगा। हाँ, जैसे मौसम बदला और जी बिल्कुल, उनको असहज महसूस करने पढ़ने वाले लगते हैं। बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, अगर किसी एक बच्चे को सर्दी खांसी की समस्या हुई तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, जबकि दूसरा बच्चा है बिल्कुल स्वस्थ होगा। सेम ऐसे ही जिंक के बारे में हमने कोविड महामारी में पढ़ा, सीखा। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिसकी बहुत कम मात्रा में हमको आवश्यकता होती है। तो इसका सबसे अच्छा सोर्स ड्राई फ्रूट्स तो होता है, लेकिन सब उसको अवेलेबल नहीं कर सकते अपने फूड में। तो मूंगफली जो है बहुत अच्छा सोर्स है। मूंगफली को अपने दैनिक आहार में हम शामिल कर सकते हैं जिंक के लिए। तो मूंगफली ऐसे ही लेना है, भुंजी हुई मूंगफली, तली हुई मूंगफली की कच्ची मूंगफली? कच्ची मूंगफली अगर आप लेते, फूड में जैसे पोहा खाते हैं, बहुत सामान्य है, पोहा में हम मूंगफली डालते हैं। इडली डोसा खाते हैं, उसमें चटनी में मूंगफली उपयोग करते हैं। बड़े तो कच्चा खा लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए आपको उसको चेंज करके देना होगा। या बॉईल करके भी कई लोग बॉईल करके ना खाएं, कच्चे खाएं, तल के खाएं तो बेहतर है। ये तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए है ना, कि हम इन चीज़ों को लें। लेकिन क्या इसके अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए कुछ और उपाय हैं कि इस खान पान के अलावा भी हम कुछ ऐसा ले सकें? खान पान में तो हमने पहले देखा आहार, संतुलित आहार के बारे में जाना। दूसरा हम कह सकते हैं पर्याप्त आराम, पर्याप्त मात्रा में आराम उम्र के अनुसार। बच्चों को भी आवश्यक होता है आराम करना, महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को और ज़्यादा आवश्यकता होती है, वृद्धों को भी आवश्यकता होती है। तीसरा होता है आपका पर्याप्त नींद। होता क्या है, जब हम सोते हैं तो एक फंक्शन होता है जो हमारे जो टी सेल्स हैं उसको बूस्ट करने में मदद करता है। अगर हमारी नींद में कमी होती है तो वो टी सेल्स जो हैं प्रभावित होते हैं और हमारा इम्यूनिटी जो है सीधे सीधे प्रभावित होता है। तो हमको पर्याप्त मात्रा में नींद, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। चौथा है आपका वजन, संतुलित वजन। आपका वजन ना कम हो ना वजन ज़्यादा हो। और 5वीं चीज़ है आपका मानसिक स्वास्थ्य। सबसे महत्वपूर्ण रोल है इसका। मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो इसका सीधा असर आपके नींद पे पड़ेगा। इसके पहले हमने बताया नींद जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि रोगों से लड़ने की शक्ति है ना, उसके लिए टीकाकरण भी किए जाते हैं। जैसे हम BCG का टीका बच्चों में देखते हैं, तो ऐसे किस उम्र तक के लोगों को, है ना, बच्चों को या केवल शिशु को या युवा वर्ग को भी टीके लगते होंगे, और कौन कौन सी बीमारी से इससे हम निजात पा सकते हैं कि पहले से हम तैयार रहें कि हमारे शरीर में उससे लड़ने की शक्ति हो? इस बारे में कुछ बताइए। जी, सबसे पहले तो टीकाकरण बता दें। टीकाकरण एकदम सरल भाषा में हम जब देखते हैं तो जब एक बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो उसको उसकी माँ के गर्भ से इम्यूनिटी मिलती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। थाइमस ग्लैंड एक होता है, थाइमस ग्रंथि होती है, वो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करता है। धीरे धीरे उम्र जब होती जाती है तो ये ग्रंथि सिकुड़ती जाती है और हमको आवश्यक हो जाता है बाहर से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसमें हमारा टीकाकरण शामिल है। आप सभी भली भांति परिचित है, टीकाकरण रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में और बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो टीकाकरण जो है जन्म से ही, जैसे ही शिशु का जन्म होता है, सबसे पहले बर्थ डोज होता है, जो जहाँ पे उसका जन्म होता है। अगर उसका जन्म सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में होता है, वैसे तो अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ही सभी बच्चों का जन्म हो रहा है, तुरंत उसको 1 घंटे के अंदर हम वैक्सीनेशन कर देते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं, 0 डोज। हेपेटाइटिस जो पीलिया से बचाता है उसकी 0 डोज होती है।
ये और BCG जो टीबी से लड़ने में, टीबी बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करता है। ये हम जैसे ही शिशु का जन्म होता है और उसको 3 दिन में हम छुट्टी देते हैं, 3 दिन की छुट्टी से पहले ही ये सारे वैक्सीन हम लगा देते हैं। इसके बाद 1.5 महीने, 2.5 महीने, 5 साल और 16 साल तक वैक्सीनेशन किया जाता है। स्कूल में जब बच्चे हैं तो TD, टिटनेस और डिप्थीरिया से बचने के लिए एक वैक्सीन लगाया जाता है 5 साल और 16 साल में भी। इसके अलावा है ना, खान पान के अलावा और हम क्या करें? खान पान तो आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन खान पान के अलावा और हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए क्या करें? आप हल्का व्यायाम कर सकते हैं। हल्का व्यायाम, ऐसा व्यायाम में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपने तेज़ी से शुरू किया और छोड़ दिया। ऐसा व्यायाम जो आपके दैनिक जीवन शैली से आप समय निकाल कर कर सकें। 30 से 40 मिनट का पैदल चलना सबसे अच्छा व्यायाम होता है। पर इस बात का ध्यान रखें, जब हम चलने जाएं, पैदल चलने जाएं तो 2 लोग ना जाएं, और अगर 2 लोग जाते भी हैं तो आपस में बातचीत ना करें। जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया, मानसिक स्वास्थ्य, तो हम फिजिकली शारीरिक रूप से श्रम तो करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, पर उस समय हमारा दिमाग जो है वो व्यस्त होता है। तो हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम पैदल चलें तो उस समय हमारा दिमाग भी शांत हो। इसके लिए हम अकेले चलें, हेडफोन न लगे हों, कोई और जानकारी हमारे दिमाग में न जा रही, उस समय सिर्फ हम पैदल चल रहे हों और पूरा ध्यान हमारे पैरों की एड़ियों पर हो, चलने की गति पर। मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं हमारा कंसंट्रेशन उसमें होना है। बिल्कुल। बाजू वाले से बात करने में या ईयरफोन लगा लिए हैं और गाने सुनते या कुछ और सुनते हुए चल रहे, इस पर ना रहे। जी बिल्कुल जी। और तो कई बार ऐसा होता है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, फिट बहुत अच्छे होते हैं, ना हमारा वजन ज़्यादा होता है ना कम, लेकिन हम मानसिक रूप से अस्वस्थ होते जाते हैं। व्यायाम भी जैसा है, अगर आपको कोई बीमारी है पहले से, अगर हृदय रोग है, आपको BP की बीमारी है, शुगर है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो एक बार डॉक्टरी परामर्श जरूर ले लें, उसके बाद ही कोई भी व्यायाम शुरू करें आप। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, वैश्विक महामारी कोविड के दौरान, इससे पहले तो हम रोग प्रतिरोधक क्षमता या इस पर बातें नहीं करते थे, ना जानते भी नहीं थे बहुत सारे लोग। इसके बाद ये आवश्यक हो गया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम जानें, पहचानें और उस पर कार्य करें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम कैसे बनाए रखें। तो बाज़ारों में भी बहुत सारे प्रोडक्ट आए इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, पाउडर आए, दवाइयाँ, टॉनिक, और हम सब पढ़ते हैं ये ले लेना चाहिए, ये सिरप ले लेनी चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहुत सारे विटामिन्स हैं, पोषक तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। तो डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें, उसके बाद ही इनका सेवन करें। कसरत आपको बताया मैंने, व्यायाम, आराम बताया आपको, पर्याप्त मात्रा में पानी, पानी का बहुत अच्छा रोल है। 7 से 8 गिलास पानी हम खाने के दौरान पानी पीते हैं या जब हमको प्यास लगती है तब पानी पीते हैं। कई बार होता है जो हमको भूख लगती है वो सिर्फ खाने की भूख नहीं होती है, वो प्यास की भूख होती है। तो हमको डिहाइड्रेशन को, पानी की कमी को भी पहचानना है। बार बार प्यास लगना, पैरों के निचले हिस्से में दर्द या जलन होना, पेशाब का कम मात्रा में आना। अभी जैसे गर्मियों का सीज़न है तो गर्मियों में यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब में संक्रमण बहुत ज़्यादा साधारण है, महिलाओं में खासकर और बच्चों में। तो बच्चे तो पानी खुद से मांगते नहीं हैं और कई बार माताएं या पिता भी ध्यान नहीं देते कि उनको पानी की आवश्यकता है। तो पानी का सीधा साधा अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो घर में अपने लिए एक अलग, अगर घर पे हैं तो 7 से 8 गिलास पानी आप अलग से रख लीजिए। इसको मुझे दिन भर में ख़त्म करना है ताकि पेशाब के मार्ग से भी बहुत सारा संक्रमण निकल सकता है। बिल्कुल मैडम, आपने तो बहुत सारी जानकारी बताई। ये जैसे कि पैदल चलने की आपने बात की है ना, तो क्या पैदल चलने की भी के लिए भी डॉक्टर से हमको परामर्श लेना है कि हमको 20 मिनट चलना है कि 1 घंटे चलना है? क्योंकि कई बार कई लोगों को बोला जाता है कि आप ज़्यादा ना चलें। जी बिल्कुल, है ना। और कई बार किसी को सीढ़ी चढ़ने के लिए मना किया जाता है। कई बार कई लोगों को ऐसे खट्टे फल खाने के लिए मना किया जाता है। तो इस बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये देखना है कि आपका एम क्या है पैदल चलने को लेकर। बहुत सारे लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, कई लोग चाहते हैं कि कोई बीमारी है उसको ठीक करने के लिए चाहते हैं। तो आप पहले ये देखिए कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। सबसे ज़्यादा आजकल बीमारी है जैसे थायराइड है, आपको BP है, आपको शुगर है। ये बीमारी यदि है, वैसे शुगर में समस्या नहीं है, सबसे ज़्यादा समस्या होती है BP के मरीजों के साथ और हार्ट की कोई समस्या है। तो अगर आपको ये बीमारी है तो डॉक्टरी परामर्श ले लें, चलना शुरू करें। पहले दिन 10 मिनट से शुरू करें, ब्रिस्क वॉक आराम से कीजिए। ऐसा ना करें
कि आप हाँफ रहे हैं, फिर भी आपको नहीं मुझे चलना है, पसीना नहीं आ रहा है, कोई आपके साथ, जैसे आप पार्क में गए हैं, 2 लोग चल रहे हैं, उनको देखते हैं आप, अरे वो तो मुझसे तेज़ चल रहे हैं, मेरा इतना स्लो है, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप कंफर्ट जितने स्पीड में उतने स्पीड से चलिए, धीरे धीरे उसकी गति और समय को बढ़ाइए। आजकल जैसे युवाओं में ये देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा शुरुआती तौर पर लोग जाएंगे और 1-1 घंटे कसरत कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे वो कम करते हैं, तो ये क्या सही है? जी बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए मैंने बोला आपका रूटीन लाइफ कैसा है, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप वर्किंग है, आप अपने हिसाब से अपना समय निकालें। वैसे आइडियल हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के WHO ने भी कहा है कि जो 40 मिनट का कसरत है उसमें आपका मॉर्निंग वॉक से लेकर सब कुछ शामिल है। हर दिन यदि आप 40 मिनट अपने लिए देते हैं तो वो सफिशिएंट है और मेरे ख्याल से इसको आप मेंटेन भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, खान पान का हमको ध्यान रखना है, आराम का ध्यान रखना है, कसरत करना है और टीकाकरण करना है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। मैं आपसे ये चाहूँगी कि आप हमारी तमाम दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहती हैं तो जी बिल्कुल। जैसा कि हम रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका टीकाकरण। कई बार टीकाकरण के बारे में भ्रामक जानकारियों की वजह से भी हम टीकाकरण छोड़ देते हैं। जैसे कोविड में भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हमको पुश करना पड़ा पब्लिक को वैक्सीन लगवाने के लिए भ्रामक जानकारियों के कारण। वैसे तो 100% हमने टीकाकरण प्राप्त कर लिया है, फिर भी हो सकता है कुछ लोग छूटे हों। वैसे ही जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 5 साल 16 साल तक की आयु तक अभी भी आज भी हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उनको वैक्सीन लगवाने के लिए, टीका लगवाने के लिए। तो आप सबसे अनुरोध है कि बच्चों को जो सही समय पे टीके तो लगवाएं, लेकिन क्या होता है कई बार बच्चे को अगर 1.5 महीने में टीका लगवाना होता है तो माता को लगता है कि आज मुझे कुछ काम है, बाहर कोई समारोह है या कुछ अन्य कार्य है, तो वो कहीं बाहर चली जाती है और उसको 2 महीने या 2.5 महीने में लेके आती है। तो हमको क्या करना होता है, जो 2.5 महीने का टीका है वो फिर 1 महीने आगे बढ़ता है। तो आप टीका जिस समय पे लगाएंगे आपकी इम्यूनिटी उतनी जल्दी बूस्ट होगी। टीकाकरण हमको समय पर लगाना है। डॉक्टर साहिबा, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे स्टूडियो में आकर के दी, इसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार। थैंक यू। नमस्ते।